उम्मीद नाउम्मीदी से कहीं अधिक बड़ी होती है। नाउम्मीदी जब लोगों को बार बार हराने का मंसूबा बनाती है तो लोग उसे पछाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह उपन्यास ऐसे ही 3 लड़कों की कहानी है जो किशोर उम्र से जवानी की दहलीज पर आ खड़े होते हैं और उसमें तमाम रंग भरते एक दिन उसे लांघकर उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। वे एक ओर प्रेम का स्वप्निल संसार रचते हैं तो दूसरी ओर अपराध की नगरी उन्हें खींचती है। एक तरफ समृद्धि के नए खूबसूरत सपने और दूसरी तरफ बदहाली की बदसूरत तस्वीरें। ये दिल्ली के उस दौर की कहानी है जब शहर की आबोहवा सुधारने के लिए दिल्ली की कपड़ा मिलों में काम करने वाले हजारों लोगों का रोजगार एक झटके में खत्म कर दिया गया। कितनी ही जिंदगियां तबाही की ओर धकेल दी गई। उपन्यासकार ने समय की इसी इबारत को आपके सामने लाने की एक सार्थक कोशिश की है। पुरानी दिल्ली के इलाके किस्सा गोई के अंदाज में बयां हुए हैं। प्रज्ञा रोहिणी का लिखा उपन्यास धर्मपुर लॉज लोक भारती प्रकाशन से 2020 में आया है, जिसमें 232 पेज हैं। I am Radhika and you are watching Bookbaz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. दिल्ली में जन्मी प्रज्ञा के तकसीम, मन्नत टेलर्स, रज्जो मिस्त्री तथा मालू शाही, मेरा छलिया बुरांश शीर्षक से 4 कथा संग्रह हैं। गूदर बस्ती और धर्मपुर लॉज जैसे उनके 2 बहुत प्रशंसित उपन्यास हैं। तीसरा उपन्यास कांधों पर घर भी आ चुका है। उनके उपन्यास और कहानी संग्रह मीरा स्मृति सम्मान, महेंद्र प्रताप स्वर्ण सम्मान, शिवना अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान, प्रतिलिपि.com सम्मान, स्टोरी मिरर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। उनके द्वारा संपादित 12 नुक्कड़ नाटक जनता के बीच जनता की बात किताब में शामिल है। तारा की अलवर यात्रा बाल साहित्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार 2008 से पुरस्कृत हैं। वैचारिक लेखन से जुड़े लेख प्रज्ञा की किताब आईने के सामने में संकलित हैं। लगभग 2.5 दशक से प्रज्ञा दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं। इस समय वे हिंदी विभाग किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। लॉज नाम से सीधा जहन में मुसाफिरें, यायावरों के रात बिताने ठहरने का ऐसा ठिकाना आता है जहां वे कुछ घंटे सुस्ताने के बाद नहा धो के तरोताजा हो सकें। लेकिन यहाँ इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि यहाँ धर्मपुर लॉज नाम की एक बिल्डिंग, जो निसंदेह किसी समय में लॉज के रूप में ही कार्य करती होगी, मगर अब वही लॉज, वही सराय अपना चोला बदलकर गरीब गुरबों, मजदूरों की हमदर्द एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर बन चुकी है। इस उपन्यास में कहानी है पुरानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके और उसके आसपास बसी मजदूर बस्तियों तथा संकरी गलियों के मकड़ जाल की। इसमें बात है दिल्ली के कपड़ा मिल मजदूरों की मजबूरियों, उनकी दिक्कतों, उनके सुख दुख की। इसके मूल में कहानी है आम मिल मजदूरों से गुरु राधा कृष्ण के खास हो उनका सर्वप्रिय नेता बन जाने की। इसमें बात है गरीब मजदूरों की मदद को तन मन से हरदम तैयार खड़े 23 वर्षों से निर्विरोध चुने जा रहे उनके नेता और भूख गरीबी और कर्ज में डूबे मजदूर परिवारों तथा मिल मैनेजमेंट की चालाकियों एवं साजिशों की। धर्मपुर लॉज उस पीरियड उपन्यास का नाम है जो प्रज्ञा ने दिल्ली की सब्जी मंडी, मुकीमपुरा, बिरला मिल, घंटाघर और आसपास के जनजीवन पर लिखा है। इस उपन्यास का कालखंड सन 1980 से 1998 के बीच का है। धर्मपुर लॉज उस भवन का नाम है जो कि बिरला मिल की मजदूर यूनियन के कार्यालय के रूप में काम करती थी। यह भवन इन 17-18 सालों में यह कार्यालय इस इलाके के हर सुख दुख से जुड़ा रहा है और यह सब मुमकिन हुआ है एक व्यक्ति के कारण, जिनका नाम है गुरु राधा कृष्ण। एक कालखंड विशेष का होने के बाद भी प्रज्ञा की भाषा की रवानगी, विशिष्ट शैली का कमाल है कि पाठक इस उपन्यास में रमा रहता है। नंदन, त्रिपाठी और संजय नाम के 3 चरित्रों की किशोरावस्था से प्रारंभ हुआ ये कथानक इन तीनों के प्रौढ़ हो चुकने तक घटित होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ते ये तीनों दोस्त स्कूल से घंटा पार करना सीखते हैं तो सिगरेट पीने की ललक तक पहुंचते हैं।
एक झगड़े में त्रिपाठी को चाकू लग जाता है तो यही लड़के झगड़ते नहीं बल्कि तीनों ही अपनी कक्षा में नियमित छात्र के रूप में लौट आते हैं। यह तीनों दिल्ली के निम्न मध्य वर्गीय इलाके में रहते हैं जिसके पास मजदूर वर्ग का इलाका है। हर दिल अजीज राधा कृष्ण गुरुजी ट्रेड यूनियन लीडर भी हैं। वे बच्चों को पुस्तकालय खुलवाते हैं तो इलाके के लोगों के घरों को बेदखल होने से भी जान लगाकर बचाते हैं। और 1984 के सिख विरोधी दंगे के रोमहर्षक वातावरण में सिखों को सुरक्षित स्थानों पर न केवल रखते हैं, ऐसे में एक सिख युवती का ब्याह भी कराते हैं। यहीं नंदन के ताऊ भाई जी चचेरी बहन कांता की अपनी कथा है। कांता के प्रति संजय का आकर्षण है पर ब्याही जाती है सूर्य प्रकाश नामक बदतमीज और बदसूरत दिखने वाले पियोन के साथ, जो साथ ही कांता का जीवन हराम कर देता है। अंत में उसे घर से ही निकाल देता है। धर्मपुर लॉज के प्रमुख स्त्री पात्र हैं मीरा, कांता, सुशीला, कॉमरेड प्रकाश, अमरजीत, प्रेमा और सरोज। इन सब में प्रकाश व अमरजीत को ट्रेड यूनियन में सक्रिय होने की वजह से बहुत जागरूक और सक्रिय हैं तथा स्त्री विमर्श की जानकार हैं। लेकिन कांता और सुशीला गृहिणी है। इसे पढ़कर पाठक खुद समृद्ध और संतुष्ट होता है। अपने पहले उपन्यास कूड़ा बस्ती की तुलना में यह प्रज्ञा का ज्यादा शानदार, उत्कृष्ट और अद्भुत उपन्यास है। प्रदूषण की मार झेल रही औद्योगिक दिल्ली को मास्टर प्लान के नाम पर उजाड़ने और ढंग से रिहायशी तौर पर बसाने के साथ आपदा में अवसर ढूंढने वाले शातिर उद्योगपतियों की बातें भी पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ विभिन्न कपड़ा मिल यूनियनों की एकता, उनकी आपसी फूट और फंड, बोनस तथा भत्ते देने के नाम पर काम कर रहे 6000 कपड़ा मिल मजदूरों को सरकारी आंकड़ों में महज 2700 बता अवैध छंटनी करने के खेल की भी बात ये किताब करती है। इन सब के अलावा किताब का कैनवास भारत पाकिस्तान के विभाजन की मार झेल चुके पीड़ित परिवारों के फिर से 84 और बाबरी मस्जिद के बाद हुए दंगों को झेलने और उनसे फिर उबरने की जद्दोजहद तक फैला हुआ है। इसमें बात है सिखों की हिम्मत एवं आपसी सौहार्द तथा जातीय संघर्ष की राजनीति में पदार्पण के बीच अच्छे लोगों की हार की। इसमें बात है मोहल्ले के छुट भइये गैंगों द्वारा की जाने वाली हफ्ता वसूली एवं उनकी आपसी गैंग वॉर की। साथ ही आपको छात्र राजनीति में बढ़ते राजनीतिक प्रभुत्व एवं कट्टरता के नाम पर छात्रों को बरगलाने, समझाने एवं फुसलाने जैसी चीजें भी इसमें मिलती हैं। ओवरऑल एक बेहतरीन किताब है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।